पूरे 1 साल की पढ़ाई, सारी कविताएं, सारी कहानियां और ये सब कुछ ही मिनटों में दोहराना है। सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? पर क्या हो अगर हम हर कहानी के, हर कविता के बस दिल को पकड़ लें, उसकी आत्मा को समझ लें। आज हम यही करने वाले हैं। तो चलिए कक्षा 12 की हिंदी को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सवाल यही है ना, कि भाई पूरे साल का सिलेबस, वो भी बस 5 मिनट में कैसे समझें? ये सवाल तो शायद हम सबके मन में घूम रहा होगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे देखने के तरीके में। तरीका बहुत सीधा सा है। हमें हर कविता या कहानी के सिर्फ उसके कोर आइडिया, मतलब उसके दिल को पकड़ना है। और जैसे ही हम ये करते हैं ना, तो पूरा का पूरा सिलेबस एक बड़ी जुड़ी हुई कहानी जैसा लगने लगता है। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसान होने के अलग अलग पहलुओं से मिलाती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही निजी सफर से, कवि के अंतर्मन के दुनिया से। यहां हम उन रचनाओं को देखेंगे जहां कवि अपने अंदर के संघर्षों, अपने प्यार और अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अब देखिए हरिवंश राय बच्चन जी को आत्मा परिचय में वो एक कितना खूबसूरत पैराडॉक्स, एक विरोधाभास दिखाते हैं। वो कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब दुनिया की सारी जिम्मेदारियों का बोझ है उन पर, लेकिन ठीक उसी बोझ के बीच फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। ये वो निजी, वो पर्सनल लव है जो दुनिया भर की उम्मीदों के बोझ के नीचे भी उन्हें जिंदा रखे हुए है। और फिर उन्हीं की ही कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें समय का जो एहसास है ना, वो एकदम बदल जाता है। सोच कर देखिए, जब पता हो कि घर पर कोई इंतजार कर रहा है तो मंजिल की तरफ हमारे कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। पर जब कोई ना हो, जब घर खाली हो, तो वही रास्ते न जाने क्यों इतने लंबे लगने लगते हैं, कदम सुस्त पड़ जाते हैं। सच में अकेलापन तो वक्त की रफ्तार को भी धीमा कर देता है। अच्छा, तो कवि के मन की दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे लिटरेचर, कैसे साहित्य हमारे समाज का आईना बनता है। कैसे ये मीडिया क्लास डिफरेंस और गरीबी जैसी कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने लाकर रख देता है। रघुवीर सहाय की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। ये मीडिया पर एक बहुत ही तीखा, एक बहुत ही चुभने वाला कटाक्ष है। इसमें वो दिखाते हैं कि कैसे कंपैशन को, करुणा को बेचा जाता है, कैसे किसी के दुख को, किसी की तकलीफ को सिर्फ टीआरपी के लिए एक तमाशा बना दिया जाता है। और इसके लिए उनका एक फॉर्मूला है, एक बहुत ही क्रूर फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले एक कमजोर, एक लाचार इंसान को लाया जाएगा, फिर उससे ऐसे बेतों के सवाल पूछे जाएंगे जो उसे और तोड़ दें। पूरी कोशिश की जाएगी कि वो कैमरे पर रो पड़े, और जिस पल वो रोया और साथ में दर्शक भी रोए, बस कार्यक्रम को सफल मान लिया जाता है। ये और कुछ नहीं, बस इंसानियत की कीमत पर टीआरपी बटोरने का एक खिलौना खेल है। अब आते हैं निराला की कविता बादल राग पर। देखिए, इस एक लाइन में ही पूरी कविता का सार छिपा है। विप्लव रव से छोटे ही हैं शुभा बातें। यहां जो बादल है ना, वो क्रांति का, रेवोल्यूशन का प्रतीक है। और निराला साफ साफ कहते हैं कि क्रांति की इस गूंज से, इस गर्जना से फायदा हमेशा शोषित वर्ग को, मतलब छोटे तबके को ही होता है। और ये जो विरोधाभास है, ये कितना साफ दिखता है। एक तरफ है पूंजीपति, जब क्रांति की बिजली कड़कती है ना, तो उनके ऊंचे ऊंचे महल आतंक भवन बन जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो शोषित वर्ग है, उसके लिए वो बिजली उम्मीद की एक किरण है, मानो सूखी बंजर धरती से एक नया अंकुर फूट रहा हो। अब जरा तुलसीदास के समय में चलते हैं। कवितावली में वो उस दौर की एक भयानक तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसी आर्थिक मंदी जहां पेट की आग, मतलब भूख, जंगल की आग से भी बड़ी हो गई थी। और उस आग को बुझाने के लिए लोग धर्म अधर्म, सही गलत सब भूलकर अपने बच्चे तक बेचने पर मजबूर हो गए थे। सोचिए क्या हालत रही होगी। तो समाज की इन इतनी बड़ी बड़ी सच्चाइयों को शब्दों में ढालना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो चलिए अब थोड़ा इस प्रोसेस को ही समझते हैं। ये जो रचना प्रक्रिया है, द क्राफ्ट ऑफ वर्ड्स, आखिर ये है क्या? कवि लोग भाषा के बारे में, प्रेरणा के बारे में और कविता की असली ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? कुमार नारायण कविता के बहाने में कविता की लिमिटलेस पावर को समझाते हैं। देखिए, वो तुलना करते हैं एक चिड़िया की उड़ान। उसकी एक सीमा होती है। एक फूल, वो खिलता है, सुंदर लगता है, पर कुछ समय बाद मुरझा जाता है। लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं, वो असीम है। और उसका खिलना वो तो हमेशा के लिए है, अनंत है।
और ठीक एक बच्चे के खेल की तरह कविता भी हर दीवार, हर सीमा को तोड़कर सबको एक कर देती है। फिर एक और कविता है, बात सीधी थी पर। इसका जो सेंट्रल आइडिया ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। कभी कभी एक बहुत सीधी सादी बात होती है, पर हम उसे जबरदस्ती मुश्किल शब्दों में, भारी भरकम भाषा में कहने की कोशिश करते हैं, और नतीजा, बात का पूरा असर ही खत्म हो जाता है। कवि ने क्या खूब कहा है, बात की चूड़ी मर गई। ठीक वैसे ही जैसे किसी स्क्रू को जबरदस्ती कसते जाओ तो उसकी चूड़ी मर जाती है और वो बेकार हो जाता है। और अब देखिए उमा शंकर जोशी की एक कमाल की तुलना, छोटा मेरा खेत में। वो एक कवि और एक किसान को एक साथ रखते हैं। वो कहते हैं कि कवि के लिए जो कागज का एक चौकोर पन्ना है, वही उसका खेत है। मन में अचानक आया एक ख्याल, वो बीज है, और इस बीज से जो कविता रूपी फसल उगती है ना, उसकी कटाई हमेशा हमेशा चलती रहती है। उसका रस कभी भी खत्म नहीं होता। कमाल है ना? और फिर कभी कभी कविता इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। कभी कभी वो बस एक खूबसूरत पल को कैद कर लेने की कोशिश होती है, जैसे बगलों के पंख में। कभी बस काले बादलों के सामने उड़ते सफेद बगलों की एक लाइन को देखते हैं और बस उस नज़ारे में खो जाते हैं। वो जादू उन्हें अपनी माया में ऐसा बांधता है कि वही एक कविता बन जाती है। बस इतना ही। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम उन रचनाओं को देखेंगे जो सीधे इंसान के स्वभाव और रिश्तों की गहराइयों में उतर जाती हैं, बचपन की मासूमियत से लेकर एक भगवान के दुख तक और एक अटूट सेवा भाव की कहानी तक। कविता है पतंग, और ये कविता कुछ और नहीं बल्कि बचपन की उस बेखौफ एनर्जी का एक जश्न है। बच्चे जन्म से कपास जैसे मुलायम होते हैं, पर उनका जोश और उत्साह देखिए, वो कठोर छतों को भी नरम बना देते हैं। वो दौड़ते हैं, गिरते भी हैं, लेकिन अगर एक बार गिरकर बच गए तो फिर तो और भी निडर हो जाते हैं, जैसे पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़े हों। और फिर है महादेवी वर्मा की भक्तिन। अगर संघर्ष का कोई दूसरा नाम हो सकता है तो वो भक्तिन है। उसकी जिंदगी की कहानी देखिए। 5 साल की उम्र में शादी, 9 साल में ससुराल, जवानी में पति की मौत हो गई, और फिर बेटी भी विधवा हो गई, जमीन जायदाद छीन ली गई, एक के बाद एक मुश्किलें। लेकिन इस औरत ने कभी हार नहीं मानी। यहां लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, एक बहुत ही अलग चीज देखने को मिलती है। हम भगवान को एक साधारण इंसान की तरह टूटकर रोते हुए देखते हैं। अपने भाई को खोने का डर राम के दुख को इतना गहरा कर देता है कि वो कहते हैं, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मतलब पत्नी का खोना भी उतना बड़ा नुकसान नहीं है। सोचिए, ये एक भगवान का नहीं, ये एक भाई का दर्द है, एक भाई का विलाप है। ये उनके बेइंतहा प्यार को दिखाता है। और आखिर में फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां। यहां मां और बच्चे के प्यार के इतने कोमल, इतने प्यारे पल हैं कि बस दिल खुश हो जाता है। मां अपने बच्चे को नहला रही है, कपड़े पहना रही है, और उसकी नज़र में वो बच्चा क्या है? एक खिलखिलाता हुआ चांद का टुकड़ा। और उस बच्चे की हंसी मानो पूरे घर को रोशन कर देती है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि साहित्य सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे अंदर की दुनिया को टटोलता है। ये समाज की खामियों पर एक आईना दिखाता है। ये भाषा और रचना की कला पर सवाल उठाता है। और सबसे बढ़कर ये हमारे रिश्तों की गहरी परतों को खोलकर हमारे सामने रख देता है। और अब एक आखिरी सवाल। ये सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए है। इन सारी रचनाओं से गुजरने के बाद हमारे लिए साहित्य का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ परीक्षा में मिलने वाले कुछ नंबर हैं, या फिर ये हमारी अपनी जिंदगी को समझने का एक आईना है? इस पर सोचिएगा जरूर।